स्टूडेंट, आइए हम आज आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में जान चुके हैं। हार्ट के बारे में क्या मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ हमने बता दी है, हार्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेकिन अभी हमें ये चीज़ नहीं मालूम है कि हार्ट मतलब हमारा हृदय जो है वो काम कैसे करता है, किस प्रोसेस पे काम करता है। हमने तो बहुत बार सुना है कि हार्ट हमारा पंप करता है, बट कैसे पंप करता है, क्या पंप करता है और कितनी देर तक पंप करता है, ये सारी चीजें अब हमने जानेंगे क्या हार्ट की क्रियाविधि में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट, मतलब हृदय की क्रियाविधि कैसे होती है। चलिए ठीक है, एक नॉर्मल सा हम फिगर बनाते हैं हार्ट का, तब वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल फिगर ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिएगा फिगर, और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, बन जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये एक फिगर बन गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से एक और निकालना है और यहाँ से भी एक नली निकालनी है। ठीक है, तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, अब ये एक नॉर्मल सा फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और ये फिगर कौन सा है तो आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा कि ये फिगर ऐसा कुछ देखने में हमें लग रहा है कि हार्ट की एक काट दी, मतलब हार्ट लिया गया, हृदय लिया गया मानव का, और उसके बाद उसे खड़े रूप में ऐसे काट दिया गया। अब यहाँ पर हमें दिखाना क्या है कि ये ऊपर वाला भाग देख रही है, ये मतलब अगर बीच से ऐसे इसको काट दिया जाए तो इधर वाला देखें और इधर वाला पार्ट देखें, उसके बाद इसे बीच से यहाँ से काट दिया जाए तो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट देखें। अब आपको यहीं पर दिखाना है, मतलब सब चीजों को अलग अलग कर देना है। आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता ये है कि हार्ट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हार्ट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो हमने कल ही बताया कि हार्ट का जो ऊपरी भाग है भैया, ये आलिंद कहलाता है। क्या आलिंद कहलाता है। लेकिन अब बात होती है क्या आलिंद नीले की नहीं है, आलिंद की बात ये है। लेकिन ये जो इस मतलब सेप्टम, ये बीच वाला भाग क्या है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, अब पूछता है कि सेप्टम के दाएं वाला जो आलिंद है उसको किस नाम से जानते हैं। तो सेप्टम के दाएं वाला आलिंद दायां आलिंद। ठीक है, तो ये दायां आलिंद है। इस तरह से ये बायां आलिंद, और फिर ये वाला भाग ये दायां नीले। ये नॉर्मल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या है, ये बायां नीले। ठीक है, ये बायां नीले। अब क्या, अब हमें दिखाना क्या है कि इस दाएं आलिंद में देख रहे हैं, दाएं आलिंद में दो सिराएं खुल रही हैं। ये क्या है, ये समझ लीजिए कि वेन्स हैं, या फिर क्या है, ये धमनियां हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके नाम है। नाम क्या है, इसको महाशिरा कहा जाता है। क्या कहेंगे, ये अग्र महाशिरा, हिंदी में ऐसा ही नाम है, अग्र महाशिरा कहते हैं। ये अग्र महाशिरा ये सभी क्या काम करती हैं, ये फुफ्फुस से या फिर फेफड़ों से रक्त लाने का काम करती हैं। और ये भैया क्या है, ये पश्च महाशिरा है। क्या है ये, पश्च महाशिरा। ये पश्च महाशिरा, तो ये अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और फिर पश्च महाशिरा को इंफीरियर वेना कावा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक निकल रही है, ये नली। तो ये नली ऐसे समझिए, ये वाली जो नली है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी या फुफ्फुस। इसको फुफ्फुस के नाम से जानते हैं। फुफ्फुस का मतलब आप जानते हैं, फेफड़ा होता है, फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस सिरा कहेंगे यहाँ पर, इसे फुफ्फुस सिरा। और इसको पल्मोनरी वेन भी कहते हैं। क्या, पल्मोनरी वेन। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक भाग निकल के जा रही है, ये क्या है, ये फुफ्फुस, इसका नाम भी है फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी। और फिर यहाँ पर ये क्या है, ये महाधमनी इसको कहा जाता है। क्या, महाधमनी या फिर दैहिक महाधमनी।
दैहिक महाधमनी या इंग्लिश में अयोर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोर्टा। दैहिक महाधमनी या फिर हाँ फुफ्फुस धमनी को, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उसके बाद अब हमें क्या ध्यान देना, मतलब एक नॉर्मल सा फिगर हमने बना लिया है और यहाँ पर देखेंगे कि इस वाले भाग में यहाँ पर ये जो मांसल संरचना है, यहाँ पर बीच बीच में ऐसे कुछ ये दरवाजे बने हैं, गेट बनाए गए हैं ऐसे। फिर ये इस तरह से यहाँ पर भी गेट बने हुए हैं हमारे हार्ट के अंदर, है ना, गेट बने हुए हैं। ये गेट का काम करते हैं, ये हमारे ब्लड को डायरेक्शन देते हैं कि किस दिशा में बहना है, किस दिशा में नहीं बहना। तो इसको टीवी कहते हैं। टीवी का मतलब क्या? इसको त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। और उसके बाद इसको बीवी बोलते हैं। क्या? बीवी, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। अब ध्यान, अब हमें क्या देखना, अब ये चीजें हमने नॉर्मल सा एक फिगर बना लिया। अब देखो इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ह्यूमन का सिस्टम है, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या है? वो दोहरा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब डबल भी यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा और फिर कैसे ये वर्क करता है ये भी चीज समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम शुरू कहाँ से करते हैं? हम शुरू यहाँ से करते हैं, मतलब ये दाएं अलिंद से शुरू करते हैं। अच्छा, ये अलिंद और नीले का भी इंग्लिश में नाम देख लीजिए। दाएं अलिंद को कहते हैं राइट एट्रियम। क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। ये सब चीजें तो हमने बताई है। फिर यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल है, आरवी कह दे रहे हैं, और बायां नीले है तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कह दे रहे हैं, और फिर ये बायां नीले है तो इसको लेफ्ट एट्रियम कह दे रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात आप समझिए। RARV और LV और LA के बारे में आप समझेंगे। देखिए हम शुरू कहाँ से करते हैं? यहाँ से, दाएं अलिंद से। दाएं अलिंद से शुरू हमें करना है कि ये जो अग्र महाशिराएं और फिर जो ये पश्च महाशिराएं हैं, ये कहाँ से कनेक्ट होती है? तो पहले समझे, ये जो अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं हैं, ये हमारे शरीर के अन्य मतलब पूरे शरीर से कनेक्ट होती है। शरीर में जितनी भी शिराएं होती हैं या फिर जितने जहाँ जहाँ ब्लड बहता है, ये वहाँ से कनेक्ट होती हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है भैया? तो हम कहेंगे इनका जो काम है वो पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर लाने का होता है। क्या काम होता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर लाने का काम होता है। अब रही बात अशुद्ध रुधिर की, क्या बात है कि भाई हमारे शरीर में अशुद्ध का मतलब क्या है और शुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध किसे कहेंगे? शुद्ध। तो अशुद्ध का मतलब यह है कि हमारे ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे अशुद्ध माना जाता है, उसे अशुद्ध रुधिर कहते हैं, ठीक है। और लेकिन वहीं पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रुधिर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि शुद्ध रुधिर या फिर रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऐसी बात है कि नहीं भाई? हमने कह दिया अशुद्ध और शुद्ध की बात, लेकिन रुधिर का शुद्धिकरण, खून का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण होता कहाँ है? तो हम कहेंगे भैया फेफड़े हमारे पास हैं, उन्हीं फेफड़ों में उनका शुद्धिकरण होता है। अब जरा कहेंगे कैसे? तो जो हम सांस लेते हैं, सांस ऊपर नीचे मतलब खींचते हैं, तो क्या होता है? सांस के साथ हम एयर लेते हैं, एयर में तो बहुत सारी गैसेज हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन हमारा ब्लड किस गैस को सोल्यूबल करता है? तो केवल ऑक्सीजन को लेता है वहां से, और बाकी की बाकी जो भी सारी गैसेज बचती हैं वो बाहर पुनः निकाल दी जाती हैं। भाई एक बार हमने सांस लिया, फिर वहां से उस गैस में जो भी ऑक्सीजन थी हमारे ब्लड में घुल गई, खून में घुल गई, और उसके बाद जो अन्य गैसेज थी वो पुनः जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाती है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानेंगे, कि हमें यहाँ क्या जानना है कि फुफ्फुस में क्या हुआ, फेफड़े में क्या हुआ, हमारे रक्त का शुद्धिकरण हो गया। लेकिन जो भी हमारे शरीर से पूरा रक्त आ रहा है वो इन शिराओं के माध्यम से आ रहा है, सॉरी ये जो महाशिराएं लगी हैं, इन शिराओं के माध्यम से रक्त आता है। तो कैसा रक्त आता है? तो हम कहेंगे अशुद्ध रुधिर रक्त आता है। कैसा? अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब आप तुरंत समझिएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक है, ठीक है। अशुद्ध रुधिर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, कि ऐसे रुधिर जिसमें CO2 की मात्रा क्या हो, वो अधिक हो, CO2 की मात्रा अधिक हो।
CO2 की मात्रा अधिक हो तो उसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। अब देखेंगे कि ये अशुद्ध रुधिर इसमें आया तो किस में भरेगा, सबसे पहले किस में भरेगा, तो ये दायां नीले है तो दायां नीले में भर जाएगा। दायां नीले मतलब ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, जो मतलब जो ये गड्ढे बने हुए हैं, इन सब में क्या भर जाएगा, ब्लड पूरा का पूरा भर जाएगा। उसके बाद जरा देखो, अब इसकी भी तो अपनी एक क्षमता है, अपनी एक लिमिट है। अब ये लिमिट जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इसमें रक्त आकर के भरता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, जैसे ये पूरा का पूरा भर जाएगा, अब कहाँ जाएगा रक्त, अब इसे आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगे हुए हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब त्रिवलनी कपाट लगे हुए हैं। ये कपाट तुरंत ऐसे होते हैं, ऐसे कपाट होते हैं। ये कपाट जब ऊपर, ये समझ लीजिए अलिंद वाला भाग है और नीचे नीले वाला भाग, ऐसे होते हैं कपाट, ऐसे बंधे होते हैं। और जैसे ही ऊपर वाला अलिंद भरा तैसे ये कपाट ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे दरवाजे खुलते हैं। ऐसे ही दरवाजे खुलते हैं हमारे हार्ट के, तो पूरा का पूरा सारा ब्लड क्या होता है, ऊपर से नीचे सरक जाता है। ऊपर से नीचे का मतलब क्या हम कहेंगे कि अलिंद से निलय में पहुंचते हैं। क्या समझे बात, कि अलिंद से रक्त कहाँ पर पहुंचता है, निलय में। लेकिन कहाँ से, किस, तो हम कहेंगे दाएं अलिंद से रक्त कहाँ पर पहुंचता है, तो दाएं निलय में पहुंचता है। अब रही बात यहाँ क्या, कि जो ये दाएं निलय में ब्लड जा रहा है, ये भी कैसा है, ये भी तो अभी का अभी अशुद्ध ही है। अभी का अभी यहाँ पर ये जो ब्लड आया है, ये जो ब्लड आया है, ये हमारे दाएं निलय में, इस दाएं निलय में जो ब्लड आया ये भी तो अशुद्ध ही है। ये क्या है, अशुद्ध ही। लेकिन कहाँ, कब तक आएगा, तो जब तक ये हमारा का ये अलिंद वाला ये नीले वाला पार्ट या फिर दायां नीले जब तक पूरा का पूरा भर नहीं जाएगा तब तक यहाँ से ब्लड आता रहेगा, तब तक ये ब्लड आता रहेगा। अब देखो इन वाल्वों से कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है वाल्व से भैया कि ये जो वाल्व होते हैं हमारे, इनका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आपको बताना रहेगा कि दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व उपस्थित होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य कौन सा वाल्व उपस्थित होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो आप बताओगे कि ब्लड को डायरेक्शन देना, ब्लड को क्या डायरेक्शन देना, एक दिशा देना, किसका काम होता है, ब्लड का काम। ये मतलब हार्ट के अंदर ब्लड को डायरेक्शन देना किसका काम होता है, तो हम कहेंगे हार्ट के अंदर ब्लड को डायरेक्शन देना वाल्व का काम होता है, वाल्व का काम। अब ये वाल्व हमने बताया इस तरह से होते हैं, ऊपर से तो ब्लड आ गया, नीचे चला गया, लेकिन नीचे वाला ब्लड कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। समझेंगे बात को, कि नीचे वाला ब्लड अगर किसी कारणवश ऊपर गया तो समझिए कि आपकी जान खतरे में है। मतलब ये वाल्व केवल एक ही दिशा में खुलेंगे, दूसरी दिशा में कभी खुल नहीं सकते। अगर दूसरी दिशा में ब्लड घूम गया तो समझिए कि क्या हुआ, आपके ब्लड की डायरेक्शन बदल गई और हम कहेंगे कि हार्ट अटैक आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इन ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में आपको क्या बताना है, तो दो बातें बतानी है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य उपस्थित होता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व का काम होता है अशुद्ध रुधिर को डायरेक्शन प्रदान करना। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है। ये वाल्व हमने दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसे आधे चंद्र के आकार के होते हैं, उसी के आधार पर इनका नाम है अर्धचंद्रवलन कपाट। क्या कहते हैं, अर्धचंद्रवलन कपाट, अर्धचंद्रवलन कपाट। कपाट का मतलब दरवाजा होता है ना, कपाट का मतलब दरवाजा होता है। इसको कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। अब ये देखो लूनर और लूनार का मतलब क्या, मून से होता है, चंद्रमा से होता है। लूनर का मतलब चंद्रमा से होता है, तो लूनार वर्ड आ गया तो इसका मतलब आप तुरंत समझोगे कि अर्धचंद्राकार कपाट है। और कहाँ पर, तो हम कहेंगे आपसे यही क्वेश्चन सब बनेगा, नॉर्मल सी चीजें हैं और वही आपसे पूछी जाएगी कि अर्धचंद्राकार कपाट या फिर सेमी लूनार वाल्व कहाँ पर उपस्थित होता है। तो आपको बताना रहेगा कि राइट वेंट्रिकल में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, राइट वेंट्रिकल में उपस्थित होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जैसे ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया और ये राइट वेंट्रिकल हमारा पूरा का पूरा भर गया। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, इसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है, अपनी जब कैपेसिटी है तो जब जितनी कैपेसिटी है उतना ब्लड भरेगा, उसके बाद अब क्या होगा, अब ये इस मतलब ब्लड को कहीं ना कहीं जाने का रास्ता होना चाहिए, तो ये वाल्व खुलता है, कौन, सेमी लूनार वाल्व यहाँ से खुलता है। उसके बाद ये आप जो देख पा रहे हो ये पल्मोनरी आर्टरी लगी ही है, इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड क्या होता है, निकलता है। इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड निकलता है, लेकिन निकल के जाता कहाँ है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी का सीधा संबंध होता है हमारे फेफड़ों से। इस पल्मोनरी आर्टरी का सीधा संबंध फेफड़ों से होता है और ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ों के पास। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्या, कि पहले तो सेमी लूनार वाल्व कहाँ पर उपस्थित है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में उपस्थित जो सेमी लूनार वाल्व है उससे कौन सी धमनी कनेक्ट होती है, कौन सी धमनी कनेक्ट होती है, तो आपको बताना रहेगा कि पल्मोनरी आर्टरी या फिर कहेंगे फुफ्फुस धमनी कनेक्ट होती है। कौन सी धमनी कनेक्ट होती है, फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है, किस प्रकार का ब्लड बहता है, पल्मोनरी आर्टरी में किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो आप क्या बताओगे कि कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या, अशुद्ध रुधिर, ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, उसी को तो कहेंगे अशुद्ध रुधिर या फिर कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे CO2 वाला ब्लड उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उपस्थित होता है। और यही ब्लड अब कहाँ पर जाता है, तो हम कहेंगे कि आगे बढ़ करके यही ब्लड हमारे यहाँ पर शरीर में उपस्थित हम कहेंगे फुफ्फुस या फेफड़ों के पास पहुँचता है। फेफड़ों के पास पहुंचा तो वहां पर हम बताएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेफड़ों में हमारे क्या उपस्थित होते हैं, फेफड़ों की एक छोटी इकाई होती है, फेफड़ों की छोटी इकाई होती है, छोटी कोशिका होती है जिसको एल्वेलाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, एल्वेलाई, है ना, जिसको वायु कोष्ठिका कहते हैं। नाम उसका क्या होता है हिंदी में, वायु कोष्ठिका या फिर एल्वेलाई कहते हैं। अब इसी एल्वेलाई से होकर के ब्लड धीरे धीरे निकलता रहता है, ऐसे हम समझते हैं। देखो बात क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये हमारे फुफ्फुस हैं, ऐसे ये हमारे फुफ्फुस हैं और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये एल्वेलाई इसी में बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से बने होते हैं। और ये हमारी जो अर्ट यहीं पर हमारा ये होता है अर्ट, और यहीं से हम कहेंगे कि कनेक्ट होती है हमारी ये धमनी, कौन सी, तो पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी कनेक्ट होती है और इन्हीं के मध्य से होते हुए गुजरती है। अब क्या हुआ कि पल्मोनरी धमनी में क्या उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि अशुद्ध रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। अब जैसे ही फेफड़ों में पहुंची, एल्वेलाई में पहुंची, तैसे ऊपर से क्या आती है, ऊपर से गैस आती है। गैस कौन सी, जो हमने सांस में ली है, जो हमने एयर ली है, वो गैस हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। तो वहां से जो भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में घुल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है वो रिलीज हो जाती है। कैसे, अब यहाँ से फिर क्वेश्चन उठता है कि किस प्रक्रिया द्वारा हमारे फेफड़ों में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मात्रा घुलती और बदलती रहती है। मतलब ये गैसों का चेंज किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हम कहेंगे एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है। कौन सी, डिफ्यूजन, आपने तो नाम सुना ही होगा। डिफ्यूजन मतलब हिंदी में कहते हैं विसरण, विसरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, विसरण की प्रक्रिया होती है। जानेंगे विसरण प्रक्रिया के बारे में वहाँ पे। तो विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिसे हम दोबारा सांस में छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि वहां से देखेंगे कि रक्त हमारे फेफड़ों में ब्लड क्या हुआ, हमारे फेफड़ों में ब्लड तो शुद्ध हो गया, शुद्ध का मतलब इसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अब वही ब्लड क्या होगा कि वही ब्लड इस तरह से धीरे 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 करके यहाँ से आएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फुफ्फुस सिरा। इसका नाम क्या है, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, नाम क्या है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में अब आप क्या बताओगे कि कौन सा ब्लड बहता है, तो ये ब्लड है और O2 वाला ब्लड बहता है। फुफ्फुस सिरा में कौन सा ब्लड बहता है, तो आप बताओगे O2 वाला ब्लड बहता है। अब जरा देखो कि ये ब्लड आएगा कहाँ, तो ये ब्लड आएगा हमारे इस लेफ्ट एट्रियम में भर जाएगा। किस में भरेगा, लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कि कहेंगे कि बाएं अलिंद में भरता है। ये ब्लड आकर के बाएं अलिंद में भरता है, और कितना भरेगा, जब तक हमारा बायां अलिंद वाला चैम्बर पूरा का पूरा भर नहीं जाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही भर जाएगा।
ठीक है, उतना भरेगा। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो 2 वाल्व फिर लगे हैं, अब इन वाल्वों का खुलना प्रारंभ होगा, इन वाल्वों का खुलना प्रारंभ होगा। मतलब यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं। पूछेगा कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित होगा, तो आपको बताना रहेगा LA तथा LV के मध्य, मतलब क्या कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य उपस्थित होता है। क्या, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व यही तो उपस्थित होता है। अब उसके बाद ये बाइकस्पिड वाल्व खोलेंगे तो LA से, मतलब कहेंगे कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो निकल करके कहाँ पर आएगा, तो हम कहेंगे कि ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकल करके लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ब्लड कितना भरेगा, जितना लेफ्ट वेंट्रिकल की क्षमता होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही ब्लड रक्त के द्वारा पंप कर दिया जाता है और फिर कहाँ पर उपस्थित होता है, ये महाधमनी या फिर दैहिक महाधमनी द्वारा यही ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ये जो ब्लड है ये हमारे शरीर में पुनः भेज दिया जाता है, यही ब्लड हमारे शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। क्या समझे? हाँ, शुद्ध रुधिर कहाँ से आया, देखो शुद्ध रुधिर कहाँ से आया, तो हम कहेंगे फेफड़ों से आया है। शुद्ध रुधिर कहाँ से आया, फेफड़ों से आया। अशुद्ध रुधिर कहाँ से आया, अंगों से आया। अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आया, तो हम कहेंगे कि राइट एट्रियम में आया। शुद्ध रुधिर कहाँ पे आया, तो लेफ्ट एट्रियम में आया। शुद्ध रुधिर कहाँ से आया, तो हम कहेंगे फेफड़ों से आया। अशुद्ध रुधिर कहाँ से आया, तो हमारी बॉडी पार्ट से आया। ठीक है, इतनी सी बात तो समझ आ रही। उसके बाद फिर ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित होता, तो आपको ये बताना है। उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित होता, तो आपको ये बताना है। फिर यहाँ पर इन वाल्वों का भी वही काम है, ब्लड को डायरेक्शन देना। ब्लड को डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया। अब पूछेगा कि निम्न में से आप बताइए कि किन किन अलिंदों में शुद्ध रुधिर तथा, या फिर किन किन अलिंदों तथा निलयों में शुद्ध रुधिर रहता है। अब आप क्या बताओगे, किस किस अलिंद और निलय में शुद्ध रुधिर रहता है, तो हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब क्या बाएं अलिंद और बाएं निलय में कौन सा रक्त रहता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले का मतलब क्या, शुद्ध रुधिर रहता है। किसमें, हम कहेंगे बाएं अलिंद और बाएं निलय में कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर। इस तरह से दाएं अलिंद और दाएं निलय में कौन सा रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रुधिर रहता है। यही सब क्वेश्चंस हैं, यही सब पॉइंट है, आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, यही सब पूछा जाता है, यही चीज आपको लिखना है। ये बात हो गई। अब पूछा जाता है कि दैहिक महाधमनी या फिर आयोर्टा में कैसा ब्लड बहता है। आयोर्टा में कैसा ब्लड बहता है, तो आपको बताना रहेगा कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। ऑक्सीजन वाले ब्लड का मतलब क्या, शुद्ध रुधिर बहता है। फिर उसके बाद फुफ्फुस धमनी में कैसा ब्लड बहता है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब क्या कि अशुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद फिर दैहिक महाधमनी ब्लड को कहां से कहां ले जाती है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि दैहिक महाधमनी या आयोर्टा ब्लड को कहां से कहां ले जाती है, तो हम कहेंगे एक दिशा बताएंगे भाई, हृदय से लेकर के अंगों तक पहुंचाती है। दैहिक महाधमनी या फिर आयोर्टा ब्लड को हृदय से लेकर के कहां पहुंचाती है, तो हम कहेंगे हृदय तक पहुंचाती है, हृदय से लेकर के अंगों तक पहुंचाती है। फिर फुफ्फुस सिरा ब्लड को कहां से कहां तक पहुंचाती है, या फिर पल्मोनरी वेन ब्लड को कहां से कहां तक लाती है, तो हम कहेंगे कि फेफड़ों से हृदय की तरफ लाती है। फुफ्फुस सिरा ब्लड को कहां से कहां तक लाती है, तो फेफड़ों से हृदय तक लाती है। फिर उसके बाद ये जो महाशिराएं हैं, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा, ये जो ब्लड लाती हैं ये कहां से लाती हैं, अग्र महाशिरा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और है, अग्र महाशिरा जो ब्लड लाती है ये हमारे चेस्ट के ऊपरी वाले भागों से लाती है। मतलब जैसे यहाँ पर पूरा ब्लड है और यहीं पर फेफड़ा भी है, यहीं पर फेफड़ा भी है, यहीं पर ब्लड भी है, हार्ट भी है। अब इस फेफड़े के ऊपर वाले भाग में, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो इतने वाले भाग में से जो भी अशुद्ध रुधिर बनता है वो अशुद्ध रुधिर लाता कौन है, तो हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, इसीलिए इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। तो ये कहाँ से लाती है, ऊपरी, ऐसे लिख लेंगे, ऊपरी चेस्ट पार्ट से, ऊपरी चेस्ट पार्ट से रुधिर लाती है। ठीक है, ऊपरी चेस्ट पार्ट से रुधिर लाती है। और फिर ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से लाती है, तो इंफीरियर वेना कावा मतलब यहाँ पर इसके बाद जो भी नीचे वाला पार्ट है,
मतलब हम कहेंगे फेफड़े के नीचे वाले पार्ट से, एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी पार्ट हैं सबसे जो रक्त लाने का काम होता है वो किसका काम होता है, इंफीरियर वेना कावा का काम होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि निचले या फिर चेस्ट, ऐसे लिख देंगे, चेस्ट कैविटी के निचले हिस्सों से ब्लड लाने का काम किसका होता है, तो हम कहेंगे कि इंफीरियर वेना कावा का काम होता है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाती है, तो हम कहेंगे चेस्ट कैविटी के ऊपरी वाले भाग से, मतलब सर से, खोपड़ी से, या फिर हम कहेंगे और जो हमारी भुजाएं हैं यहाँ सबसे ब्लड लाने का काम कौन करता है, तो हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा करती है। हमारे पैरों से, हमारे और कमर से जो ब्लड लाने का काम है वो कौन करता है, तो इंफीरियर वेना कावा करती है। ठीक है, अब यहाँ से इन सब के बारे में आपको पॉइंट यही याद रखना कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड बहता है वो कैसा, अशुद्ध रूप से बहता है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंफीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से लाएगी, तो आपको बताना है कि चेस्ट कैविटी के निचले वाले पार्ट से हृदय की तरफ लाती है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि फुफ्फुस धमनी ब्लड को कहाँ से कहाँ तक डायरेक्ट करती है, तो आपको बताना रहेगा कि हार्ट से किसकी तरफ, हार्ट से लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ। देखो यहाँ पर इन दोनों का काम उल्टा है, फुफ्फुस सिरा जो है ये फेफड़ों से हृदय की तरफ रक्त लाती है, और जो फुफ्फुस धमनी है ये हृदय से फेफड़ों की तरफ रक्त ले जाती है। अब फेफड़ों की तरफ जो रक्त जाएगा वो अशुद्ध होगा और फेफड़ों की तरफ से जो रक्त आएगा वो शुद्ध होगा। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए। इन सब के बारे में आप एक एक पॉइंट करके जो भी हमने बोला, आपने बताया, उसको आप लिख लीजिए, वही आपके एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आप लोग सामने तो हो नहीं कि कॉपी में एक एक नोट करवाएं, हम ये बता दिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं और हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि देख पा रहे हैं कि ब्लड का काम कैसे बन रहा है, मतलब ब्लड काम कैसे कर रहा है, स्पष्ट हुआ। ब्लड काम इसी तरह से करता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है और आगे का क्वेश्चन क्या बनता है, मिटा रहे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट है हार्ट बीट कैसे बनती है। हार्ट बीट का मतलब कहेंगे कि हृदय स्पंदन कैसे होता है, हार्ट बीट कैसे बनती है, तो आपको इसके बारे में जानना है, हार्ट बीट के बारे में जानना है। हार्ट बीट क्या है, जरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हार्ट बीट को हम कहेंगे कि जो हमारा हृदय है जब वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को, आपने नाम सुना क्या, ब्लड को पंप करता है। ब्लड को एक बार पंप करता है तो इसका मतलब सिकुड़ता है और एक बार फूलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फूलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फूलता है। तो इसी प्रक्रिया को ही पंपिंग करना कहते हैं। क्या, जैसे इतना बड़ा अगर आपका हार्ट है तो वो क्या, एक बार ऐसे सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, ऐसे सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। जैसे ही सिकुड़ता है तो हम कहेंगे कि हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है, और जैसे ही फैलता है तो हम कहेंगे कि बाहर से ब्लड हृदय में आ रहा है। तो यही सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है यही ब्लड के हार्ट के या फिर हृदय के पंपिंग की हो गई। अब इसी पंपिंग को ही क्या, पंपिंग से ही बनती है हमारी हार्ट बीट। पंपिंग से क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। लेकिन हार्ट बीट कैसे बनती है, पंपिंग से बनती है। लेकिन आपको यहाँ से ध्यान क्या देना है, हम कहेंगे कि जैसे हमारे ये कौन कौन से वाल्व थे, एक ट्राइकस्पिड वाल्व था और दूसरा कौन सा वाल्व था, दूसरा वाल्व था बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर था, तो हम कहेंगे कि ये बाइकस्पिड वाल्व LA और फिर LV के बीच में था। मतलब क्या, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व था, हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर उपस्थित था, तो RA और फिर किसके मध्य, हम कहेंगे RV के मध्य। RA और RA का मतलब क्या कि राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल के मध्य। यहाँ पे क्या हुआ कि हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट बीट जब ये हमारा वाल्व जो लगे होते हैं, वाल्व के खुलने से नहीं बनती है, वाल्व के खुलने से कभी साउंड नहीं आती है, वाल्व के खुलने से कभी साउंड नहीं आती है। वो वाल्व के खुलने से कभी साउंड नहीं, इसका मतलब साउंड आती कब है, तो जब वाल्व बंद होते हैं, जब वाल्व बंद होते हैं तब साउंड आती है। वाल्व के खुलने से कभी साउंड नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों पलड़े हैं ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भाई आवाज कैसे करेंगे, जब आकर के एक दूसरे में लड़ेंगे तभी तो आवाज होगी। तो आप क्या कहोगे कि ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजिंग से,
क्या क्लोजिंग से आवाज आती है। तो इसका मतलब क्या, बाइकस्पिड वाल्व के खुलने से आवाज आएगी क्या, नहीं, इसके भी क्लोजिंग से ही आवाज आती है। क्या, इसके भी क्लोजिंग से ही आवाज आती है। कैसे, ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिबलनी कपाट जो है जब वो बंद होगा तब आवाज निकलेगी, और फिर इस तरह से बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होगा तब आवाज निकलेगी। अब यहाँ से पूछा जाता है कि हार्ट बीट जो है वो कैसे होती है, क्या आवाज निकलती है। तो वो हार्ट बीट आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी आवाज निकलती है। तो हार्ट साउंड बन जाती है, लेकिन बीट हमें जानना है। क्या देखेंगे, इसके लिए एक ऐसा नॉर्मल सा फिगर बनता है। नॉर्मल सा फिगर हम क्या बताएंगे, ऐसे आप एक एसी करंट के बारे में पढ़ें। एसी करंट क्या ऐसे ऐसे से चलती, मतलब प्रति सेकंड उसका जो आयाम है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। कैसे, इसको नॉर्मल से ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे यही तो बनाते हैं। ये क्या है, इसको हम कहेंगे एक एसी करंट इस तरह से फ्लो होती है। अब हार्ट बीट भी कुछ इसी तरह से बनती है, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि एक बार जब हमारा हार्ट बंद होता है, मतलब सिकुड़ता है, एक बार जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रकुंचन कहते हैं। प्रकुंचन का मतलब क्या, हम कहेंगे सिस्टोलिक स्थिति कहते हैं। प्रकुंचन का मतलब सिस्टोलिक स्थिति कहते हैं। और जब हमारा हृदय फूलता है तो इसको डायस्टोलिक स्थिति या फिर शिथिलन की स्थिति या फिर अनुशिथिलन कहते हैं। ध्यान देंगे कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो हार्ट में उपस्थित जो भी ब्लड होता है वो हार्ट से बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, देखें। देखिए, इसे अभी हम बाद में बढ़ाते हैं। देखिए क्या कि हमने कहा कि यहाँ से मान लेते हैं ये हार्ट वाला पार्ट है, ये हार्ट है। ये हार्ट एक बार ऐसे सिकुड़ेगा, हार्ट क्या होगा, ऐसे ही सिकुड़ेगा। तो यहाँ से जो ब्लड है ये दोनों निकल करके भागेंगे, और फिर कहाँ पर भागेंगे, तो ये अपने अपने धमनियों में भागते हैं। तो हम कहेंगे कि एक बार जब ये हार्ट सिकुड़ता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं प्रकुंचन। उस स्थिति को कहते हैं क्या, प्रकुंचन। उस स्थिति को प्रकुंचन, और इंग्लिश में जानेंगे तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। उसके बाद फिर जब यही हार्ट पुनः फूल जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं क्या, उस स्थिति को डायस्टोलिक कहते हैं। उस स्थिति को डायस्टोलिक या फिर अनुशिथिलन कहा जाता है। अब ध्यान क्या देना है, अनुशिथिलन के बारे में। अनुशिथिलन का मतलब क्या कि जब ब्लड जो है हमारा वो रक्त में भरता है आकर के, जब ब्लड जो है रक्त ये हृदय में आकर के भरता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुशिथिलन, मतलब फैलता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें ब्लड आ रहा है, और जब सिकुड़ता है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वहां से रक्त जा रहा है। अब प्रकुंचन में होता क्या है कि यही हमसे पूछा जाता है कि प्रकुंचन की प्रक्रिया में टाइम कितना लगता है। प्रकुंचन की प्रक्रिया में लगभग 0.3 से लेकर के 0.4 सेकंड का समय लगता है। 0.3 से लेकर के 0.4 का सेकंड का समय लगता है। और उसके बाद अनुशीतलन या डायस्टोलिक में कितना सेकंड लगता है, 0.5 से लेकर के 0.6 सेकंड का समय लगता है। ये ध्यान देंगे, 0.34 से लेकर के 0.56, मतलब लगभग यहाँ हम लिख लेंगे कि लगभग एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगा, 0.34 और फिर 0.5 सेकंड, मतलब लगभग 0.8 से 0.9 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, कितना सेकंड लगता है, 0.8 और 0.9, लगभग कितना सेकंड का समय, मतलब 1 सेकंड पूरा भी नहीं लगता कि एक हार्ट बीट बन जाती है। 1 सेकंड भी पूरा नहीं होता। आप यहाँ पे 0.9 नहीं भी बता सकते हैं, आप इसको ज्यादा लेकर के चलें, किसको, 0.8 को। 0.8 सेकंड में लगभग क्या होता, आपकी एक हार्ट बीट बन जाती है। मतलब इसका मतलब हार्ट बीट बनने का कि एक बार रक्त जो है वो आपके हृदय ने पंप कर दिया है, आपके रक्त हृदय द्वारा एक बार पंप कर दिया गया, और उस पंपिंग में कितना समय लगा, 0.8 सेकंड, मतलब कहेंगे कि 1 सेकंड से भी कम समय लगा। अब इसी फिगर को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। कैसे, दूसरी तरीके से क्या बनता है कि एक मशीन आती है, एक उपकरण आता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब ईसीजी के नाम से जानते हैं। अब ईसीजी क्या होता है, ईसीजी पर ही हम अपने ब्लड की धड़कनों को देखते हैं, ब्लड हार्ट बीट को देखते हैं।
हमारी हार्ट बीट या फिर ब्लड की धड़कनें, हृदय की धड़कन कैसे चल रही है, नॉर्मल पोजीशन में है या फिर एबनॉर्मल पोजीशन में है, वो किस तरह से चल रही है, वो एक मशीन आता है, उपकरण आता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, उस पर देखते हैं। तो ऐसे एक ग्राफ हमने बनाया, ऊपर हमने क्या लिखा यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिली वोल्टता होती है, क्या मिली वोल्टता, मिली वोल्टता। अब जरा बताओ मिली वोल्टता क्यों, क्योंकि भाई एसी करंट क्या होती है, वो वोल्टेज में ही तो नापी जाती है, तो यहाँ से हमारे हार्ट में भी करंट ही बनती है, उसी कारण से हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता रहता है। मतलब ये मिली वोल्टता होगी। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड होता है, सेकंड का मतलब यहाँ पर समय होता है, ठीक है, समय क्या होता है, ये सेकंड में होता है। अब देखो यहाँ से एक ऐसा फिगर हम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी हार्ट बीट काम करती है। देखो इस तरह से ऐसे ऐसे बनती है। ये क्या है, ये स्थिति ऐसी है जब हमारा हम कहेंगे कि अलिंद, ये वाला पार्ट क्या है, RA है। RA का मतलब कि जो हमारा राइट एट्रियम है या फिर हम कहेंगे कि जो दायां अलिंद है, दायां अलिंद क्या करता है कि जब यहाँ से ये सिकुड़ता है। अब जरा देखो भाई कि एक ही पार्ट केवल नहीं सिकुड़ेगा, सिकुड़ेंगे तो दोनों पार्ट सिकुड़ेंगे एक साथ। मतलब ऐसे अगर हार्ट है तो ऐसे एक बार ऊपर वाला भाग सिकुड़ता है तो नीचे वाला भाग फिर सिकुड़ता है, ऊपर वाला भाग फैलता है, ऐसे फिर ऐसे काम करता रहता है। कैसे कि ये ऊपर वाला समझ लेते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, अलिंद वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, नीले वाला पार्ट है। अब क्या मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, लिए मान लेते हैं कि हमारे हार्ट में ये मुट्ठी जो बनी है, इसमें पूरा ये ब्लड भरा हुआ है। अब क्या जब इसमें ब्लड भरा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा हार्ट पूरा फूला हुआ स्थिति में है। अब क्या होगा कि अलिंद वाले जो पार्ट होंगे वो ऐसे सिकुड़ते हैं, ऐसे जब सिकुड़ते हैं इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को हम कहेंगे सिस्टोलिक कहते हैं। इस स्थिति को सिस्टोलिक मतलब जैसे ही सिकुड़ा तो यहाँ से जो ब्लड बचा था वो कहाँ पर आया, वो नीचे चला आया, मतलब वेंट्रिकल में आ गया। ऐसे मान लेते हैं थे, जब ये दोनों सिकुड़े तो ये ऐसे हो गया, वेंट्रिकल दोनों भर गए। उसके बाद अब जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड ऊपर जा नहीं पाएगा, अब यही वेंट्रिकल से ब्लड क्या हो जाएगा, धमनियों में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या, ऐसे रक्त क्या होता है हमारा सिकुड़ता रहता है, और मतलब ब्लड क्या होता है, पंप करता रहता है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर अलिंद के क्या लिखा जाता है, यहाँ पर अलिंद जो होता है वो विध्रुवीकरण उसको कहते हैं, विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन। मतलब आप समझिए यही कि हमारे जो अलिंद है वो दोनों अपनी स्थिति से भटक रहे हैं, अपनी स्थिति से हटना ही डीपोलराइजेशन होता है ना। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या कि अलिंदों का विध्रुवीकरण या विकेंद्रीकरण होता है। क्या विध्रुवीकरण या विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब वही है कि ये दोनों सिकुड़ रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ये दोनों सिकुड़ रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो हमारा अलिंद जब सिकुड़ गया, अलिंद दोनों सिकुड़े तो भाई ब्लड कहाँ पर आ गया, यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड हम कहेंगे, इसमें जो ब्लड था वो यहाँ पर चला है और इसमें जो ब्लड था वो यहाँ पर चला है, ये दोनों तो सिकुड़ गए। अब ये दोनों यहाँ पर रक्त भर गया। अब इसके बाद किसकी बारी सिकुड़ने की है, तो सिकुड़ने की बारी है निलयों की। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ये निलय हमारा सिकुड़ेगा, निलय का विकेंद्रीकरण होगा। किसका, निलय विकेंद्रीकरण, निलय विकेंद्रीकरण या फिर विध्रुवीकरण, दोनों बात एक है, ठीक है। निलय क्या होगा, विध्रुवीकरण, मतलब अगर ऐसे फूला है तो ये ऐसे पचकेगा, तो यहाँ से ब्लड निकल करके इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक चला जाएगा और फिर अयोटा के माध्यम से हमारे अंगों तक चला जाएगा। बात समझे, तो ये सिकुड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारी हार्ट बीट बन रही है ये काफी दूर तक चली जा रही है, और ऐसी स्थिति में जो टाइम है वो लगभग बहुत ही कम लग रहा है। ऐसी स्थिति में जो टाइम है वो बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये ऊंचाई क्या दर्शा रही है, ये ऊंचाई ये दर्शा रही है कि इस स्थिति में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर की जो वोल्टता है वो बहुत अधिक हो गई। जो वोल्टता है वो अधिक, मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी धमनियों पर दाब बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, दाब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी बन गई है हार्ट के अंदर, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ से ब्लड क्या हुआ कि ये सिकुड़ा तो तुरंत धमनियों में फेंक दिया गया, वो चला गया। उसके बाद फिर ये जो स्थिति है, ये स्थिति दर्शाती है आपकी कि ये पुनः अपनी अवस्था में आते हैं। अपनी अवस्था में आने का मतलब क्या है कि जो निलय है ये पुनः अपनी अवस्था में आते हैं। उसके बाद फिर ये जो स्थिति है
ये स्थिति पुनः आपकी यही स्थिति है, मतलब अलिंदों की विकेंद्रीकरण की ये वाली स्थिति आप लिख लीजिए क्या, निलयों की पुनः स्थिति, निलयों की पुनः स्थिति। पुनः स्थिति का मतलब जैसे ये सिकुड़े थे तो पुनः अपने स्थिति में वापस आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलिंद कहेंगे अपने स्थिति पर वापस आएगा। यहाँ सिकुड़ा था तो यहाँ वापस आएगा, ये दोनों यहाँ पर सिकुड़े तो यहाँ पर वापस आया, फिर वही अलिंद वाली प्रक्रिया चालू। यहाँ से देखो ऐसा डायग्राम यहाँ पर फिर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यहीं से फिर ये इस प्रक्रिया स्टार्ट, मतलब इस तरह से लगातार ऐसे ऐसे हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट आपको ऐसे ऐसे दिखाई देती है किस पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के मॉनिटर पर। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बात पूछी जाती है कि जो हार्ट बीट की स्थिति होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अधिकतम जो हार्ट बीट होती है वो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, वयस्क व्यक्ति के शरीर में 1 मिनट में लगभग 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट कर जाता है। क्या 72 बार, एक मतलब वयस्क व्यक्ति में कितनी बार, 72 बार होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन देखिए। उसके बाद और फिर बुड्ढों में पूछा जाएगा, मतलब बुड्ढों का मतलब वृद्ध में हार्ट बीट 1 मिनट में कितना होता है। तो आपको ये बताना है कि वृद्ध में हार्ट बीट बढ़ जाती है, वृद्धों के शरीर में हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब हम कहेंगे कि 80 से 90 के मध्य हो जाता है। ये आप क्या समझेंगे कि पर मिनट है, या 1 मिनट हमने लिखा है ना, यही समझ लीजिए कि 1 मिनट में। उसके बाद फिर बच्चों में हार्ट बीट कितना होती है। तो बच्चों में जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 150 पर मिनट होती है, 150 बार पर मिनट। मतलब बच्चे में हार्ट बीट कितनी होती है, 150 बार पर मिनट होती है। उसके बाद फिर भ्रूण जो होता है, भ्रूण में ये हार्ट बीट कितनी होती है। तो हम कहेंगे कि लगभग 200 बार पर मिनट होती है। उसके बाद फिर एक आध दो के बारे में और पूछ सकता है, जैसे खिलाड़ी हो गए तो इनमें क्या होता है, इनमें हार्ट बीट, खिलाड़ी क्या काम करते हैं, ये उल्टा इसका काम करते हैं, मतलब अपनी हार्ट बीट को बचा करके रखते हैं, मतलब अपने हृदय को बहुत ही कम धड़कने देते हैं। कम धड़कने देने का मतलब क्या, वे अपने अंदर सांस को रोक करके रखते हैं। सांस को रोक करके रखेंगे तो वो ज़्यादा खेल पाएंगे, ऐसा समझिए। तो खिलाड़ियों में जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 60 से लेकर के 68 बार प्रति मिनट होती है। खिलाड़ियों में जो हार्ट बीट होती है भैया वो कितनी होती है, 60 से लेकर के 68 बार प्रति मिनट। अब देखो इन सब में सबका काम सब में अलग अलग है। अब जैसे यहाँ से अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये हार्ट बीट इतनी ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कैसे, कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा तो होगा और एक बड़े बुजुर्ग होंगे हमारे घर में। दोनों लोगों को क्या कीजिए, एक बिस्तर पर लेटा दीजिए, दोनों लोगों को एक बिस्तर पर सुला दीजिए। अब आप जाकर के देखिए कि जो बड़ा बुजुर्ग होगा वो अपनी सांस को धीरे धीरे खींचेगा, अपनी सांस को क्या करेगा, धीरे धीरे खींचेगा और धीरे धीरे छोड़ेगा। लेकिन जो छोटा सा बच्चा होगा वो अपनी सांस को बहुत तेजी से खींचता है, फिर छोड़ता है, फिर खींचता है। मतलब ऐसा हम कहेंगे कि जब तक बड़ा बुजुर्ग जो वयस्क व्यक्ति है एक बार में वो 2 सांस छोड़ देता है, सॉरी 1 सांस छोड़ता है, उतने ही समय में, उतने सेकेंडों में जो छोटा सा बच्चा होता है वो कितनी बार कर लेता है, वो 2 बार कर लेता है। अब इसका कारण क्या है कि इसी वजह से क्या होता है, बच्चों को जल्दी जल्दी भूख भी लगती है और वयस्कों को भूख कम लगती है। अब ये फिर कारण क्या है, कारण ये है कि बच्चों का जो शरीर होता है वो हमेशा विकसित होता रहता है, मतलब उनके शरीर में सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत तेजी से काम करती रहती है। अब जरा बताओ कि जब सेल डिवीजन की प्रोसेस जल्दी जल्दी हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी की कमी होगी, तो इसका मतलब जो बच्चों के शरीर में स्टोर फूड होगा वो लगातार उसको खत्म करने की जरूरत होगी। अब लगातार खत्म करने की जब जरूरत होगी तो लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट खींचते रहेंगे, फटाफट ऑक्सीजन लेते रहेंगे, तभी ना भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। और इसीलिए जब जल्दी जल्दी उनके ग्लूकोज का मतलब स्टोर फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है तो जल्दी भूख लग जाती है, तो फटाफट मतलब उन्हें जल्दी जल्दी खाना भी दिया जाता है।
तो इस तरह से उनकी हार्ट बीट क्या होती है, जल्दी जल्दी चलती है। लेकिन वयस्क में क्या होता है, वयस्क का शरीर पूरी तरह से हम कहेंगे विकसित हो चुका है, हो चुका होता है। इनके शरीर में सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत कम, तो सेल को कम काम करने की जरूरत पड़ेगी, और जब सेल को कम काम करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर होगा क्या कि हमारा स्टोर फूड जल्दी से खत्म नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो हमारे पास क्या जो ऑक्सीजन लेने की क्रिया है वो कम पड़ेगी। इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि सांस धीरे धीरे लें। ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, इसे करके। तो ये चीज हमें समझ में आई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो हम कहेंगे कि ये हार्ट बीट को जांच करने की एक मशीन है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है आगे, आगे ये देखना है हार्ट बीट के बाद, हार्ट बीट शायद समझ में आ गई होगी, हार्ट बीट कैसे बनती है। तो अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन, एक पॉइंट और रह गया है। देखो हार्ट बीट कैसे बनती है, अगर पूछ लिया जाए कैसे बनती है, तो एक वो ये होता है एस ए नोड का नाम सुना होगा, एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड के द्वारा हार्ट बीट बनती है। एस ए नोड क्या है, तो हम कहेंगे कि एस ए नोड को साइ ऐसे कहते हैं, साइनो ट्रायल, साइनो ट्रायल नोड कहते हैं। क्या, साइनो ट्रायल नोड क्या कहते हैं इनको, पूरे तरह से साइनो ट्रायल नोड, या फिर इस एस को एस से समझ लेना सायन, और फिर ए और ट्रायल जो लगा एट्रियल, क्या कह सकते हैं इसको, साइनो और फिर एट्रियल, ऐसे एट्रियल नोड है ना। ये पूरी तरीके से एस ए नोड के द्वारा क्या बनती है, हार्ट बीट। लेकिन हार्ट बीट एस ए नोड के द्वारा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और उस करंट के द्वारा क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। क्या समझेंगे, हार्ट बीट कैसे बनी, तो हम कहेंगे इसी हमारे हार्ट में एक साइनो ट्रायल नोड होता है। क्या होता है, साइनो ट्रायल नोड होता है, और उसके द्वारा क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हार्ट बीट बनती है। अब आपसे क्वेश्चन ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई बनाएगा तो नहीं, एग्जाम नहीं पूछेगा कि साइनो ट्रायल नोड क्या है। साइनो ट्रायल नोड हम अच्छा ठीक है, साइनो ट्रायल नोड क्या है देख लेते हैं। ये क्या, ये हम कहेंगे मसल्स का, मांसपेशियों का, क्या है, पेशियों का एक समूह है, पेशियों का समूह है। साइनो ट्रायल नोड क्या है, पेशियों का समूह है, और इनमें जब कंपन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट की तरह एक एनर्जी जनरेट होती है, और उसी एनर्जी से ही हमारी हार्ट बीट बनती है, मतलब हमारा हृदय क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ पाए कि हार्ट बीट कैसे बनती है, साइनो ट्रायल नोड के द्वारा। साइनो ट्रायल नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाती है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, हार्ट बीट बनाती है। ठीक है, तो हार्ट बीट अब एक सामान्य मनुष्य एक बार या फिर एक मिनट में कितनी बार धड़कता है उसका दिल, तो हम कहेंगे 72 बार। फिर बच्चों में आपने देखा तो बच्चों में लगभग 160 बार या फिर 50 बार, फिर उसके बाद एम्ब्रियो में या फिर भ्रूण में 100 नहीं 200 बार, फिर उसके बाद फिर कहेंगे वृद्धों में कितना होता है, तो लगभग 80 से 90 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हार्ट बीट के बारे में। अगला पॉइंट है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड कैसे बनती है, हार्ट साउंड का मतलब क्या, हम कहेंगे हृदय की ध्वनि। क्या, हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि। ध्यान से देखेंगे कि जब कभी आपको कोई तकलीफ होती है, आपको जुकाम होता है या फिर बुखार होता है, आपकी मतलब ऐसे कहेंगे कि आपके जो सांस होते हैं वो जब कभी फूलने लगते हैं, ऐसा नॉर्मल सी बात होती, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, एक मशीन लाता है। क्या करता है, एक मशीन लाता है, और फिर वो मशीन आपके ऐसे कमर के पीछे लगाता है, ऐसे कमर के पीछे लगाता है। उसके बाद कहता है जोर से सांस लो, तेजी से सांस लो, तो वो कुछ कान में लगा करके सुनता है, कान में लगा करके कुछ सुनता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है कि वहीं से ही हार्ट बीट हमारी सुनाई देती है, सॉरी हार्ट बीट नहीं, हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब क्या ध्यान देना है कि हार्ट साउंड सुनने की जो मशीन है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे वो स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। क्या, स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। नहीं सॉरी, स्फैग्नोमैनोमीटर नहीं, स्टेथोस्कोप है। क्या, स्टेथोस्कोप। उस उपकरण का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर लोग हमारी मतलब पीठ के पीछे लगा करके और फिर हार्ट साउंड सुनते हैं। अब कैसा साउंड सुनते हैं,
किस चीज की साउंड सुनते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से आपका हम अभी हमने बताया था कि ये ट्राइस्पीड वाल्व होता है और फिर यहाँ पर बाइस्पीड वाल्व। ट्राइस्पीड वाल्व और बाइस्पीड वाल्व के क्लोजिंग से आवाज आती है। क्या? ट्राइस्पीड वाल्व और फिर बाइस्पीड वाल्व के क्लोजिंग से आवाज आती है, दोनों के क्लोजिंग से आवाज आती है। अब ये आवाज कैसी आती है कि जब हमारा ट्राइस्पीड वाल्व बंद होता है तो ये लप या फिर लब की आवाज आती है, लप या लब की आवाज आती है। और जब बाइस्पीड वाल्व बंद होता है तो हम कहेंगे डब या फिर डब की आवाज आती है, डब या डब की आवाज आती है। मतलब ऐसे आपका ये मतलब ट्राइस्पीड वाल्व और बाइस्पीड वाल्व खुलते और बंद होते रहते हैं, तो जितनी बार बंद होगा उतनी बार लब लब की आवाज यहाँ से निकलेगी, और ये बाइस्पीड वाल्व जितनी बार बंद होगा उतनी बार डब डब की आवाज। मतलब हम कहेंगे लब डब की आवाज ऐसे ही सुनाई देती है। किसमें? तो हम कहेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा जब डॉक्टर सुनता है। अब यही आवाज आप भी सुन सकते हो, लेकिन वही डॉक्टर की मदद से, यदि डॉक्टर चाहे तो सुन सकते हो। तो ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि लब डब की आवाज कब सुनाई देती है, तो हम कहेंगे ट्राइस्पीड वाल्व और बाइस्पीड वाल्व के क्लोजिंग से सुनाई देती है। उसके बाद ये तो एक सामान्य स्थिति होगी। क्या? सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति मतलब जब आप एकदम स्वस्थ हैं, और जब आप एकदम स्वस्थ, आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, तब ये आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब आप अस्वस्थ हो जाएंगे, अस्वस्थ या फिर असामान्य हो जाएंगे, तब उसमें क्या होगा? असामान्य की स्थिति में हो जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में कि जब ये क्लोजिंग होगी, मतलब ट्राइस्पीड वाल्व और बाइस्पीड वाल्व की क्लोजिंग होगी, तो वहां से लब और डब की आवाज नहीं निकलेगी, तब आवाज निकलती है मर मर की। क्या? कैसी आवाज निकलती है? मर मर की आवाज निकलती है। ठीक है, कैसी आवाज निकलती है? मर मर की आवाज निकलती है। लेकिन कब? ये जब आपका शरीर, आपका हार्ट असामान्य स्थिति है, आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो लब डब की आवाज नहीं निकलेगी, तब कैसी आवाज निकलती है? मर मर की आवाज निकलती है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाता है कि मर मर की आवाज हमारे हार्ट से कब आती है, तो हम कहेंगे जब हमारा शरीर दुखित होता है या फिर असामान्य स्थिति होते हैं, और जब सामान्य स्थिति तो लब डब की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो ये चीजें थी हार्ट साउंड किससे संबंधित। ठीक है, अब उसके बाद जो कहानी बची है वो आप कल बता देंगे। ठीक है, बस Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.